नमस्कार। कश्मीर फाइल्स मूवी के बाद कश्मीरी हिंदुओं के पलायन का मुद्दा एक बार फिर बहुत तूल पकड़ चुका है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। एक से बढ़कर एक स्टोरी, एक से बढ़कर एक घटनाएं जो कश्मीरी पंडित हैं वो आज लोगों के सामने रख रहे हैं। और इस बात की चर्चा एक बार और बहुत ज़ोरों पे चल रही है कि आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी कि बीजेपी, वो उस समय कहाँ थी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता उस समय कहाँ थे, देश में किसकी सरकार थी, और अगर किसी के कर्तव्यों को देखा जाए तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं किया, यानी कि कांग्रेस ने या बीजेपी ने या संघ परिवार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं किया, और किया तो ये किसका फेलियर था, किसकी गलती थी। जिस समय कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ उस समय वीपी सिंह की सरकार थी जो कि जनता दल के नेता थे और 85 बीजेपी के एमएलए थे। तो बीजेपी जो थी वो बाहर से उनको सपोर्ट कर रही थी। देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे जो कि खुद एक कश्मीर से आते थे और उनको सेपरेटिस्ट या एक तरह से पाकिस्तान परस्त नेता उनको उस नज़रिए से देखा जाता था। उसके बावजूद वो देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने और जिस दिन उन्होंने गृह मंत्री की शपथ ली उसके 6 दिन के अंदर उनकी बेटी किडनैप हो गई। उनकी बेटी का नाम था रूबिया सैयद। उनकी बेटी किडनैप होती है जिनका नाम था रूबिया सैयद। किडनैप होती है 9 दिसंबर 1989 को। उनके बदले में, एक बेटी के बदले में कम से कम 6-7 खूंखार आतंकवादियों को भारत सरकार छोड़ देती है। उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि आप अगर इतिहास उठा के देखें, किडनैपिंग का एक तरह से वहाँ पर एक तरह से षड्यंत्र शुरू हो गया। उस समय यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वो बीजेपी के कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अभी जब वो लास्ट टाइम पार्लियामेंट से रिटायर हो रहे थे, यानी उनका लास्ट डे था, तो मोदी जी भी उनके लिए आंसू बहा रहे थे। तो उनका ब्रदर इन लॉ किडनैप होता है। उनके खुद की ना तो बीवी, ना बेटी, ना बहन कोई किडनैप नहीं होती। उनका ब्रदर इन लॉ यानी कि उनका साला किडनैप होता है। तो साले को छुड़ाने के लिए भी कुछ आतंकवादी छोड़े जाते हैं, कुछ 4-6 आतंकवादी कुछ छोड़े जाते हैं। फिर एक और मैडम किडनैप होती हैं, नाहिदा सोज, जो कि डॉटर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी यानी कि अब्दुल्ला साहब के जो पार्टी है उनके पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैफुद्दीन सोज, जो कि जाने माने नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं और ये भी एक सेपरेटिस्ट नेता हैं। उनकी बेटी किडनैप होती है। फिर उसके लिए भी कुछ आतंकवादी छोड़े जाते हैं। 1990 के अंदर जो ऑफिशियल डेटा है जम्मू एंड कश्मीर सरकार का, 169 एब्डक्शंस हुई हैं, यानी 169 अपहरण हुए हैं, जिसमें इन्होंने सैकड़ों आतंकवादियों को छोड़ा। अब वो आतंकवादी जब ये छोड़ते गए 1989 से 90 के बीच में, तो जो कश्मीर का ओरिजिनल प्लान था कि कश्मीर में निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है, कश्मीर को एक आज़ाद कराना है, उसमें इस्लाम का शासन कायम करना है, तो ये प्लानिंग तो पिछले 3-4 सालों से चल रही थी। जिसमें कि आप देखेंगे कि एक हाई कोर्ट के जज को सरेआम रोड पे मार दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है। उनके लाश को उठाने वाला, उनको हॉस्पिटल ले जाने वाला 6 घंटे तक कोई नहीं मिलता। बड़े बड़े बिजनेसमैन को मारा जाता है। इसके बाद से घटनाक्रम शुरू होता है। लेकिन कश्मीरी पंडितों को ये बात समझ में नहीं आती कि क्या किया जाए। अब बात आती है कि सरकार के ऊपर, कि सरकार क्या कर रही थी। तो वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी के सपोर्ट से चल रही थी और उस समय अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और एक तो ऐसी भी घटना सुनने में आती है कि 1989 में ये जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं। किसी उनके बड़े नेता की ही हत्या हो जाती है, बीजेपी के नेता की हत्या की मय्यत में वो जाते हैं। वहाँ पर जो उनके छोटे लीडर्स हैं या आरएसएस के जो लोग हैं वो उनके सामने इस बात को रखते हैं कि कश्मीर में जो जिहाद है वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और ये पूरी एथनिक क्लिनजिंग की जो है इनकी प्लानिंग है। पूरे कश्मीरी
जो हिंदू हैं उनको मार देने की, कन्वर्ट करने की, भगा देने की जो है वो पूरी प्लानिंग उन्होंने कर रखी है, जिसको लाल कृष्ण आडवाणी बहुत हल्के अंदाज में लेते हैं, चले जाते हैं। और आप देखिए उसी ये वो वही समय है जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे होते हैं राम मंदिर निर्माण के लिए। 1989 में 90 में ये राम मंदिर के लिए रथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और अब आप देखिए 19 जनवरी 1990 को जो मास एक्सोडस होता है, जो कश्मीरी हिंदुओं को मार के, पीट के, बलात्कार करके उनको वहाँ से भगाया जाता है, वो पिछले 19 जनवरी को तो एक ऐसा डेट था कि जिस दिन फाइनल कर लिया था उन्होंने कि अब इनको एक दिन भी रहने नहीं देना है, अगर रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो उस दिन तो फाइनल डे था, फाइनल मैच था, उस दिन सब लोग वहाँ आ जाते हैं। प्लानिंग उसके पहले 3-4 सालों से ऑलरेडी चल ही रही थी। बीजेपी वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट कर रही थी 85 एमएलए के साथ, सरकार में शामिल नहीं थी, लेकिन जो वीपी सिंह की सरकार है वो बीजेपी के सपोर्ट से ही चल रही थी। उसके बीजेपी की सपोर्ट के बिना एक दिन भी वीपी सिंह की सरकार चल नहीं सकती थी। अब देखिए अक्टूबर या नवंबर 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है, राम मंदिर आंदोलन के लिए रथ यात्रा निकालते निकालते जब वो पहुंचते हैं, बिहार पहुंचते हैं, तो उनको वहां अरेस्ट कर लिया जाता है। उस समय वीपी सिंह की सरकार से वो इस्तीफा वापस ले लेते हैं और सरकार गिर जाती है। अब मुझे ये बताइए, अगर वीपी सिंह को अगर लाल कृष्ण आडवाणी ये कहते कि देखिए अगर कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकाला गया और ये इस मास एक्सोडस को रोका नहीं गया तो मैं आपकी सरकार से इस्तीफा दे दूंगा, इसको रोकिए, इसको आपको करना पड़ेगा। तो क्या वीपी सिंह वहां पर आर्मी नहीं भेजते? क्या वीपी सिंह वहां पर हैवी आर्मी डिप्लॉयमेंट करके उसको नहीं रोक सकते थे? क्या ऐसा कोई काम है जो भारत की सेना नहीं कर सकती? क्या ऐसा कोई टास्क है जो भारत की फोर्सेस उसको कंप्लीट नहीं कर सकती? तो कहने का मतलब यह है कि उनको रोका गया, उनको ये सब आंख मूंद लिया गया बीजेपी के नेताओं के द्वारा, या इसको उस तरीके से समझा ही नहीं गया, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ राम मंदिर पे ही फोकस किया और कश्मीर की तरफ से अपनी आंखें बिल्कुल ही मूंद ली और उनको कुछ नहीं समझा। अब एक थ्योरी इसमें ये भी आती है कि क्योंकि ये जो कश्मीर की जो समस्या है, जम्मू एंड कश्मीर की जो समस्या है, आर्टिकल 370 से लेके और अब्दुल्ला को इतना हाइप देना और अब्दुल्ला को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाना, फिर बाद में उसको मुख्यमंत्री में कन्वर्ट करना, तो ये जो सारी समस्या है, ये समस्या नेहरू की देन है। और नेहरू को बीजेपी के जो बड़े नेता हैं या संघ परिवार है, वो एक तरह से, आप ये फैक्ट तो सबको पता ही है कि नेहरू एक कश्मीरी पंडित हैं, और जो संघ परिवार या बीजेपी है वो नेहरू को कश्मीरी पंडितों का एक्सटेंशन मानते थे उस समय। आज क्या व्यू है वो मुझे पता नहीं। ये कैसे, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे अगर आप लालू का नाम लेते हैं, लालू यादव, तो आपको आता है कि हाँ आप बिहार के हैं। आप अगर बाला साहेब ठाकरे का नाम लेंगे तो मराठी मानुस मराठा है, मनसे का नाम लेंगे मराठी मानुस। तो इस तरह से एक सिंबलाइज होता है। तो इस तरीके से वो मानते थे कि ये जो कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट करते हैं नेहरू, और जब इन्होंने ही देश का ऐसा सत्यानाश कर दिया, या देश जम्मू कश्मीर का ये हाल इन्होंने करके छोड़ा, तो हम क्यों इसमें इनको मदद करें या हम क्यों इनकी हेल्प करें। तो एक व्यू ये हो सकता है। ये अलग बात है कि आज की जो बीजेपी है, आज की जो सरकार है, यानी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनकी ये सोच ना हो सकता है कि ये इतने समय के बाद ये सोच बदल गई हो, वास्तव में उनकी हेल्प करना चाहते हो, और इसी के लिए इन्होंने 370 का एबोलिशन किया और हर संभव कोशिश अपने हिसाब से कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को जल्दी से जल्दी घाटी में बसाया जा सके। लेकिन यहाँ पर भी मेरी एक शिकायत है। वो शिकायत ये है कि आप देखिए, जब 370 का एबोलिशन किया गया, जब 370 हटाया गया, तो 370 हटाने के बाद जब गृह मंत्री जाते हैं घाटी में या जम्मू में, तो वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय से मीटिंग करते हैं। सड़क पे भी मीटिंग करेंगे तो मुस्लिम समुदाय से मीटिंग करेंगे, उनसे उनका हालचाल पूछेंगे। लेकिन कोई ऐसी फोटो, ऐसा वीडियो आपने न्यूज़ पे नहीं देखा होगा कि वो
कश्मीरी हिंदुओं के कैंप में गए हों, कश्मीरी हिंदुओं जो विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के जो कैंप है जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर, वहाँ पर उन्होंने उनका हालचाल जाके पूछा हो। ना ही बीजेपी का कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गया, ना ही आप देखेंगे कोई बड़ा नेता जैसे रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री हो, मतलब उस कद का कोई नेता वहाँ पर गया हो। तो इसको हम क्या समझे, अब अगर कोई प्रधानमंत्री जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गया, उस समय 6 साल जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, आडवाणी भी गृह मंत्री थे, तो ये लोग उस समय क्यों नहीं गए? इनको वहां जाने से किसने रोका? कश्मीरी पंडितों का हालचाल पूछने से उनको किसने रोका? आज मोदी को किसने रोका है? आज अमित शाह को वहां जाने से किसने रोका है? तो क्या ये माना जाए कि ये भी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है, या इसमें क्या स्ट्रेटेजी की बात है? अगर वहां जाके उनका हालचाल पूछते हैं, उनके साथ आप सहानुभूति दिखाते हैं, तो उसमें कौन सा पॉलिटिक्स हो जाएगी या क्या हो जाएगा, क्या बताना चाहते हैं? तो ये फैसला आपके ऊपर है कि आपको डिसाइड करना है कि ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है या ये एक दिखावा, ढोंग, फरेब हो सकता है कि सिर्फ एक होड़ लेने की कि हम अच्छे हैं, हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं, सिर्फ ये एक दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं करना चाहते। आप ये बात, जो भी आपका थॉट है, वो कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं। अगर आपने किसी ने कश्मीरी पंडितों से मिलते हुए किसी बड़े नेता को या प्राइम मिनिस्टर मोदी को या अमित शाह को देखा हो, उनके कैंपों में कोई फोटो देखी हो या मीडिया में कुछ ऐसा आया हो, तो वो भी आप कमेंट में करके जरूर बताइए। धन्यवाद।